मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक के बारे में जो भी जानकारी वाला बात है, उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अभिप्रेरक के बारे में बताते हैं। तो हम गौण आवश्यकताओं की ओर अग्रसर करते हैं दोस्तों। यह सामाजिक अभिप्रेरक इसलिए है क्योंकि यह सामाजिक समूह में सीखे जाते हैं। खासकर एक परिवार में जैसे बच्चे खड़े होते हैं, वैसे वे दूसरों के साथ संवाद करते हैं। जो एक सामूहिक परिवेश में पूरी होती है। जैसे कि उपलब्धि की अभिप्रेरणा बच्चों को अपने माता पिता या आदर्श से मिलती है, एक बालक सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के द्वारा भी उपलब्धि ग्रहण करते हैं। कुछ सामाजिक उद्देश्य है। उपलब्धि, सफलता व श्रेष्ठता पाने के लिए कठिन कार्य कीजिए। संबंध, दूसरों के संबंधों का आनंद प्राप्त करने और अनुसरण करने के लिए मित्र बनाइए। ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस प्रकार से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने के लिए उसकी कुछ जिसकी पूर्ति होना आवश्यक है। यदि दोस्तों ये शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती है तो प्राणी के शरीर में तनाव या असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो क्रियाशील हो उठता है। अर्थात भूख लगने पर एक व्यक्ति में तनाव और क्रियाशीलता तब तक बनी रहती है जब तक उसे भोजन नहीं मिलता। भोजन मिल जाने के बाद उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तथा उसका तनाव और क्रियाशीलता भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। ये भी बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात दोस्तों आप लोगों को जानने के लिए मिला। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बोरिंग और लैंगफील्ड के अनुसार। बोरिंग और लैंगफील्ड ने इसके बारे में कौन सा अपना महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इनके अनुसार आवश्यकता प्राणियों के भीतर का तनाव है, जो कुछ उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र में व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनकी प्राप्ति की ओर निर्देशित क्रिया को उत्तेजित करती है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्नोद या प्रणोदन या चालन के बारे में दोस्तों। इसके बारे में हम आप लोगों को अब जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों प्राणी की आवश्यकताएं अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद किसी आवश्यकताओं को पूरा करने या दूर करने के लिए व्यवहार अथवा क्रिया के लिए क्रियाशीलता करता है। आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है, जबकि अंतर्नोद व्यवहार को संबंधित रखता है। जैसे भोजन, निसंदेह भूखे प्राणी की एक ऐसी किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यवहार क्यों करता है, इसकी प्राचीनतम व्याख्या ने मूल प्रवृत्ति को सिद्धांत का जन्म दिया है दोस्तों। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने व्यवहारों की व्याख्या मूल प्रकृति के आधार पर की, परंतु इस सिद्धांत के विकास का श्रेय विलियम मैकडूगल को जाता है। 1908 में मैकडूगल ने इस सिद्धांत पर बल देते हुए मानव व्यवहारों की व्याख्या करते हुए लिखा कि मानव मस्तिष्क में कुछ अंतर्निहित या जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जो समस्त विचारों और क्रियाओं के उत्पादक या प्रेरक शक्ति है, चाहे कि वे व्यक्तिगत हो या सामूहिक या बुद्धिजीवों के मार्गदर्शन में। उद्दीपक या
प्रोत्साहन के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। उद्दीपक या प्रोत्साहन के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो उद्दीपक अंतर्नोद की ओर व्यक्ति को ढकेलता है। कोई भी पुरस्कार उद्दीपक हो सकता है दोस्तों, जिसे प्राप्त करने पर बालक पुनः उस वांछित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है। यदि बालक की पसंद का खाना बना हो तो भोजन के लिए ललायित होता है। उद्दीपक अंतर्नोद को संतुष्टि प्रदान करता है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अभिप्रेरणा का मूल प्रकृति सिद्धांत के बारे में दोस्तों। अभिप्रेरणा के मूल प्रकृति सिद्धांत के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यवहार क्यों करता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। सबसे पहले फ्रायड ने ही व्यवहार के अभिप्रेरकों की ओर मनोवैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया था। एक मूल प्रवृत्तियाँ और दूसरा उत्तेजन मन। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से दो ही मूल प्रवृत्तियाँ होती है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी जो क्रमशः उसे संचरणात्मक और विश्वासात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है। साथ ही उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को अनजाने प्रवाहित करता है दोस्तों। इस सिद्धांत के संबंध में पहली बात यह है कि फ्रायड का मूल प्रवृत्ति संबंधी विचार की मनोवैज्ञानिक को मान्यता नहीं है। डेसियल के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल स्रोत है, जो मानव की क्रियाशीलता बनाता है। भोजन पानी जैसी आवश्यकताओं की स्थिति व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर देती है, जो व्यवहार को व्यस्त करने के लिए शक्ति प्रदान करती है दोस्तों। यही बढ़ी हुई शक्ति भोजन पानी के लिए प्रेरित करती है। संक्षेप में शारीरिक तनाव उत्पन्न कर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न शक्ति का प्रवाही अंतर्नोद है। इस शक्ति के लिए दोस्तों बहुत सारे बातों को बताया गया है। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अब हम आप लोगों को वे व्यक्तिगत हो इसके बारे में दोस्तों मैंने बताया। व्यक्ति व राष्ट्र के चरित्र और आकांक्षाओं के क्रमिक विकास का आधार है दोस्तों। अब हम आप लोगों को दोस्तों बताएंगे इसके अलावा और सारी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अभिप्रेरणा का अंतर्नोद सिद्धांत के बारे में दोस्तों। अभिप्रेरणा के अंतर्नोद सिद्धांत के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो प्रेरणा के अंतर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हॉल ने किया है, जिसके प्रभाव स्वरूप प्राणी या व्यक्ति क्रियाएं करता है। शारीरिक तंत्रों पर नियंत्रण लगाने तथा उत्तेजित करने के द्वारा अपेक्षित व्यवहार होने की दशा बनने की दृष्टि से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे सकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में। हम लोग दोस्तों आप लोगों को सकारात्मक अभिप्रेरणा के बारे में चलिए जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार की प्रेरणा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है। इससे उसे प्रसन्नता, भूख एवं संतोष मिलता है दोस्तों। इसे आंतरिक प्रेरणा भी कहा गया है। बालक की शिक्षा में सकारात्मक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। जितने भी बालक हैं, बालक के शिक्षा में दोस्तों सकारात्मक अभिप्रेरणा का दोस्तों महत्व।
अभिप्रेरणा का शारीरिक क्रिया पर सिद्धांत। दोस्तों, अभिप्रेरणा जो होता है वो हमारे शारीरिक क्रिया पर किस प्रकार से उसका सिद्धांत होता है, इसके बारे में चलिए बताते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन है। मार्गन ने के अनुसार समस्त व्यक्ति एवं क्रियाओं का आधार केंद्रीय प्रेरक स्थिति होती है। प्राणी की प्रतिक्रियाएं किसी बाह्य उद्दीपन पर निर्भर न रहकर शरीर संरचना प्रेरक स्थिति पर निर्भर रहती है, अर्थात शरीर में प्रेरक स्थिति बनती है। जैसे रक्त कारक के द्वारा क्रिया होना, शरीर की स्नायु तंत्र, रक्त संचार, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि शारीरिक तंत्रों आदि में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा। अब हम लोग दोस्तों आप लोगों को बताएंगे